बैठते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 29 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 12 डिग्रीज रहेगा। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और 0% चांसेस हैं, जो अभी मैंने चेक किया थोड़ी देर पहले, उसके हिसाब से 0% चांसेस है कि अगले 10 दिन के अंदर भी हमें बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन ठंड इतनी होगी कि अच्छी बात है, बारिश होगी तो और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और साथ ही साथ 4 किलोमीटर विजिबिलिटी है। आपको पता है आजकल मौसम की वजह से कभी हेज हो जाती है, कभी वैसे और डिफरेंट चीज़ों की वजह से विजिबिलिटी बड़ी इम्पैक्ट होती है। तो आज 4 किलोमीटर विजिबिलिटी होगी, जो कि इज़ नॉट बैड। कल 3 किलोमीटर थी, यानी कि उससे ज़रा ज़्यादा आपको कम, जितना कम आपको डिस्टेंस विजिबल होगा उतना ही आपको ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा। फिर भी ध्यान से ही ड्राइव करें, अगर विजिबिलिटी अच्छी भी हो तब भी। और जैसे जैसे सर्दियां आगे बढ़ेंगी फॉग भी होगी। अभी भी करंटली स्मोग हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है, तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त स्पेशली अगर आप बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें अपने फेस को कवर कर लें, ताकि जो ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं इनसे आपको इम्पैक्ट ना हो। और साथ ही साथ हवा जो डायरेक्टली, जिस तरह से अगर हम पंखा चला लेते हैं या AC चला लेते हैं, थोड़ी सी गर्मी लग रही होती है या सूरज निकला होता है, उसकी वजह से बाद में जो है आपको तबीयत ऐसे फील होती है कि बुखार हो गया है या लेथार्जिक आप फील करने लग जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को एटलीस्ट, ये जो मौसम बदल रहा है बिल्कुल गर्मी और सर्दियों के ऑलमोस्ट बीच में है हम लोग, कभी सर्दी कभी गर्मी, अपना ख्याल रखें, अपने आप को कवर रखने की कोशिश करें, पंखे के सामने बिल्कुल मत बैठें, हाइड्रेटेड रहें और सनस्क्रीन गर्मी हो सर्दी हो ज़्यादा सारी इस्तेमाल करती रहें। तो साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है फैसलाबाद शहर के जितने भी शहरी हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमारी फैमिली की तरह हैं और फैमिली की हर खुशी में शामिल होना जो है वो खुशकिस्मती होती है। तो इसी तरह आज हमारे पास 2 बर्थडेज हैं। हम आपको हमेशा कहते हैं कि आपकी कोई भी सेलिब्रेशंस हो, हम उनका हिस्सा बनना चाहते हैं। 2 वीडियोज़ होंगी और 2 बर्थडेज भी हैं। तो मैं पहले बता देती हूँ कि बर्थडेज है किनकी। तो जी सबसे पहले तो अरसल इस्माइल हैं, जिनकी सालगिरह है आज। अरसल, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह की। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी ढेरों ढेरों खुशियों से भर दें। कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके एक दूसरे की खुशियों को बांटें, क्योंकि खुशियाँ ऐसी हैं कि बांटने से दुगनी हो जाती हैं। इसीलिए आप लोगों की खुशियाँ, आप लोगों की सेलिब्रेशंस का हम हमेशा हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जी अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी ऑफकोर्स हमारा जो शो है उसमें आपकी वीडियो या आपकी सेलिब्रेशन की पिक्चर्स ऐड की जाएँ, तो लाजमी तौर पर आप जो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होता है आप उसके ऊपर सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसे सेलिब्रेशंस हैं जो जिनका आप चाहते हैं कि हम हिस्सा बने, तो एक्चुअली आप वो भी हमें बता सकते हैं और हमारी पूरी टीम जो है आपकी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेगी। आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि ना सिर्फ फैसलाबाद शहर के जो लोग हैं उनकी खुशियों में शामिल होना हमारा फ़र्ज़ है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं फैसलाबाद के अंदर उनकी लाजमी तौर पे टैलेंट को भी हम हाईलाइट करें। लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, आपको पता है अपडेटेड रखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है और हमारा काम है। तो जी अभी एक अपडेट लेते हैं अवैध से रेलवेज़ के हवाले से। तो जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का मैडम, आप हैं ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अवैध बताएं, रेलवेज़ की क्या सूरत हाल है आज? आज भी बेशतर ट्रेनें जो हैं वो ताखीर का शिकार रही हैं। शालीमार एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट रही है। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली पराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट लेट रही है। कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 4 घंटे 20 मिनट लेट रही है। और रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे लेट। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट रही है। लाहौर से बराह रास्ता कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 4 घंटे। पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 5 घंटे 20 मिनट लेट रही है। तो ट्रेनें जो है वो 4 से 5 घंटे औसतन लेट रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इंतजार का सामना करना पड़ा है। मुसाफिरों का मुतालबा है कि ट्रेनों के औकात में जो है वो बेहतरी लाई जाए, ताकि वो रेलवे सफर जो है वो आसान कर सके। बिल्कुल अवैस। और मुझे बताएंगे कि ये जो 4 से 5 घंटे का डिले हो गया है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे 2 से 3 घंटे पे आ रहे थे और बल्कि उम्मीद की जा रही थी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, आज से 4 रोज पहले मुल्की हालात के पेश नजर ट्रेनों के रूट्स भी तब्दील किए गए थे और पाकिस्तान एक्सप्रेस को भी बंद किया गया था। जो है वो दोबारा से ट्रेनों के पुराने रूट्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं, जिसकी वजह से अब ट्रेनों को अपने दोबारा उपकार की जो बेहतरी है उसमें लाने के लिए मुश्किलात का वो सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान एक्सप्रेस है, मिल्लत एक्सप्रेस है, क्रामक्रम एक्सप्रेस है, इन ट्रेनों को, इसके साथ साथ सर सैयद एक्सप्रेस, इन दोनों के रूट्स जो हैं अब वो तब्दील किए गए थे। अब दोबारा से इनको पुराने रूट्स पर जो है वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है। महकमा रेलवे का यही कहना है कि 2 से 3 दिन में ट्रेनों के जो औकात हैं उनमें मजीद बेहतरी जो है
वो लाई जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। और आपको पता है कि रेलवेज के हवाले से हमेशा से ये प्रॉब्लम चलता रहा है कि टाइम जो है आगे पीछे होता रहता है और स्पेशली उसकी कोई कंपनसेशन नहीं दी जाती है, क्योंकि मुल्की हालात की वजह से या फिर दूसरी वजूहात हों इसके पीछे के ट्रेनें लेट हो जाती हैं। हमेशा कंपनसेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मुसाफिरों को सफर करना पड़ता है और शायद अगर कंपनसेशन किसी तरह की अदा करनी पड़े तो लाजमी तौर पर हो सकता है कि हमारे इदारों की तरफ से ज्यादा मेहनत की जाए कि देरी और ताखीर का ना सामना करने पड़े कस्टमर्स को। तो उम्मीद करेंगे आगे चलते चीजें बेहतर होंगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में रेलवेज हमें बेहतर होती हुई और पंक्चुअल होती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि क्रिकेट मैचेस के बारे में बात ना करें आजकल तो किस तरह से मुमकिन है कि हमारा दिन शुरू हो सकता हो, क्योंकि आजकल हर किसी की जबान पे सिर्फ मैचेस का और पाकिस्तान नाम है और हर पाकिस्तानी का सर फखर से ऊंचा कर दिया है हमारी टीम ने। और इसी खुशी में गोल लूट लो आपके साथ है, जो कि हर मैच के दौरान आपको मौका दे रहा है 50,000 रुपीज जीतने का, और साथ ही साथ आपको 20,000 ब्रांड्स के ऊपर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो जी आपने सिंपली इस लीग के अंदर शामिल होने के लिए जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है उसको स्कैन करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और गो लूट लो खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाना है, जिसके बाद जी 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ हर मैच के दौरान आपको मौका दे रहा है गो लूट लो 50,000 रुपए जीतने का भी। और ऑफकोर्स मैचेस जो हमारे हो रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान की उम्दा परफॉर्मेंस रही है और अनएक्सपेक्टेडली हम लोगों ने छक्के छुड़ाए हैं बाकी टीमों के। सम ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड जो है इस मुकाबले में शामिल थी, जब फिर भी जो वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, पाकिस्तानी टीम ने प्रूव कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और ऑफ कोर्स हर पाकिस्तानी खुश है। और अगर आप क्रिकेट फैन नहीं भी हैं, अगर आप क्रिकेट एज अ स्पोर्ट आप नहीं भी समझते, फिर भी एज अ पाकिस्तानी आप इस गेम के अंदर इन्वॉल्व हैं और यही चीज गोल उठ लो जो है वो चाहता है कि आपकी खुशियों में वो शामिल हों, इसीलिए ये मौका आपको दिया जा रहा है। 50,000 रुपीज जीतने का मौका हर मैच के दौरान, साथ ही साथ 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। और कुछ भी नहीं करना, आपने इस लीग के अंदर शामिल होने के लिए जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है उसको स्कैन करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और गो लूट लो खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाना है। तो जी हमेशा डिस्काउंट्स की बात करें या फिर इनामात की बात करें तो मुझे तो बड़ा मजा आता है, स्पेशली जब इतनी खुशी का मौका हो पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो अब्रॉड हो। हम सबको बहुत खुशी और बहुत बहुत फख्र महसूस हो रहा है एट दिस मोमेंट इन टाइम। और बस आगे भी यही दुआ होगी अल्लाह से कि कहीं हमारी नजर ही ना लग जाए हमारी टीम को। मुझे बड़ा डर लगता है इस चीज से कि हमारी नजर ना लग जाए। तो अल्लाह ताला बेशक हमारी टीम को जो है ऐसे ही आगे ले जाते रहें और वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आपको पता है हमारी कोशिश होती है हमेशा इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि फैसलाबाद शहर के हवाले से, उनके बारे में भी हम डिस्कस करें, बातचीत करें और उस डिस्कशन के थ्रू कुछ ऐसे सवालात सामने लेकर आए, पूछें वो सवाल जो आपके सवाल हैं वो हमारे जरिए हम इदारों के सामने रखें, गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड बॉडीज के पास लेकर जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिले। और जब तक आप किसी चीज के बारे में सवाल नहीं पूछते हैं, जब तक आप आवाज नहीं उठाते हैं, जब तक आप डिस्कशन नहीं करते तो फिर तो वो मसला कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि फर्स्ट स्टेप टू एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज एक्सेप्टिंग दैट देयर इज वन, और वही हमारा काम है कि हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और कोशिश करें कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पॉजिटिव तरीके से चेंज लेकर आएं और आपके कंसर्न्स जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो जी आज हमारा जो डिस्कशन होगा बिजनेस के हवाले से होगा, फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से होगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे इस डिस्कशन का जरूर हिस्सा बने। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। इस डिस्कशन के दौरान कोई भी चीज आपके माइंड में क्लिक करती है, आपको लगता है ये तो मेरे साथ भी हो चुका है या ये मेरा सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और फैसलाबाद के हर शहरी को एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप सवाल पूछें, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का लाजमी तौर पर हिस्सा बने। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि इस डिस्कशन में पार्ट लेंगे। और आपको पता है कि बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां पे हम लोगों को इस दफा इंडस्ट्री के अंदर शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ा है, जहां पर एक तरफ कोरोना के दौरान हमें लीड मिली और हम लोगों के पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए, तो अफसरदगी की और अफसोस की बात तो ये है कि हमारे पास ऑर्डर्स तो आ गए लेकिन हम उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था वो ही पूरा नहीं कर पाए, जिसके बाद से हमने वक्त पर देखा है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं, गैस
की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ रहा है। जब ऑफकोर्स आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, स्पेशली एक्सपोर्टर्स के लिए जब आपको कस्टम ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ओवरऑल आपकी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया जैसा कंपटीशन हमारे पास मौजूद है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब कॉन्टिनेंट में अगर हम लीड करना चाहते हैं बिजनेसेस के अंदर, तो बहुत बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का कि हम लोग अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करें, कोशिश करें कि इंडस्ट्री में रिलीफ दें लोगों को, ताकि और ज़्यादा लोग जो है प्रोडक्शन की तरफ आएंगे। जो ऑर्डर्स अगर आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि हमें और ऑर्डर्स मिलते रहें, तो बहुत बहुत ज़रूरी है लाजमी तौर पर इस वक्त पर कि इदारे बहुत फोकस करें इन मसाइल पर, सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, एक्सपोर्टर्स पर नहीं, बल्कि लोकल इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे और उनके मसाइल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो फजील अहमद हमारे साथ मौजूद है, जो कि रिपोर्टर है। फजील, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। साथ ही साथ चौधरी मोहम्मद नवाज हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि साबिक सदर FCCI हैं, साथ ही साथ साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन भी हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इंडस्ट्री के हवाले से बड़ा ज़रूरी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम चाहते हैं कि कवर करें। और आप दोनों को सबसे पहले तो, इससे पहले कि हार्ड कोर डिस्कशन की तरफ मैं जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों को एक दफ़ा वेलकम कर दूँ शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो फजील, शुरू करते हुए थोड़ा सा कारोबारी सूरत हाल के हवाले से बताया कि ये जो शॉर्टेज हमने एक्सपीरियंस किया इंडस्ट्री के अंदर, कितना बड़ा इशू है और कहाँ तक इसकी करंट सिचुएशन है? देखें, जो हमारी कॉटन का सबसे ज़्यादा हमें शॉर्टेज का सामना था। कॉटन की शॉर्टेज से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी मुतासर हुई। इसके साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो कि 65% अपना किरदार अदा करती है हमारी मईशत को मजबूत करने में। हमारी जो बाहर से पैसा आता है, डॉलर्स आते हैं, वो एक्सपोर्ट की मद में ही आते हैं। तो ये दोनों इंडस्ट्री हमारी जो हैं वो इससे मुतासर हुई। लेकिन इस साल हमारी जो बेल्स हैं वो काफ़ी उसकी पैदावार बढ़ चुकी है, लेकिन वो भी हमारी लोकल ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर सकती। हमारी जो लोकल ज़रूरत है वो 14 मिलियन बेल्स जो हैं वो होनी चाहिए, जिससे हमारी लोकल ज़रूरत पूरी होती है। उससे अगर ज़्यादा होंगी वो हमारी एक्सपोर्ट के लिए होंगी। लेकिन अब अगर 1 करोड़ 40 लाख बेल्स भी होती हैं तो इससे भी जो आपका निज़ाम है वो चल सकता है। लेकिन इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत 30 लाख बेल्स ज़्यादा हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन इसके लिए भी कोई पॉलिसीज़ जो हैं वो हुकूमत को पहले से बनानी होंगी कि अगर 90 लाख बेल्स हैं तो वो उनको कैसे लेकर चलना है, इंडस्ट्री को कैसे देनी है, लोकल इंडस्ट्री को कैसे देनी है। उसके बाद जो इंपोर्ट करनी है हमने कॉटन, उसको कैसे देखना है। जाहिर सी बात है, जब इंपोर्ट करेंगे तो उससे भी डॉलर जो है उसमें उसकी कीमत में फ़र्क पड़ता है, हमारा डॉलर उससे भी महंगा होता है। लेकिन जब आप एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसके बाद उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए आप जब उसको यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी एक्सपोर्ट्स भी ऊपर जाती हैं। लेकिन इसके लिए कोई अच्छी हिकमत अमली जो है उसको अगर पहले से बना लिया जाए, ये हमेशा से जो हमारे सनतकार हैं उनका ये मुतालबा रहा है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं। ऐसा ना करें कि हर 2 माह बाद, 6 माह बाद या 4 माह बाद पॉलिसीज़ को चेंज किया जाए। नहीं, कुछ 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो सिर्फ एक रहे पॉलिसी, उसमें चेंजिंग ना आए, ताकि हर बंदे को पता हो कि उसने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। उसके पास इतना टाइम है, वो अपने हिसाब से फिर जो अपना माइंड है उसको तैयार करे, अपने जो सोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको उस हिसाब से इस्तेमाल करें। जो अभी मौजूदा सूरत हाल है हमारी, तो एक्सपोर्ट को आप छोड़ें, पहले तो हम अपने शहर की बात करेंगे कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। बिल्कुल हो रही है। चौर नवाज साहब बैठे हैं, इनको ज़्यादा पता है, ये एसोसिएशन को देखते हैं पावरलूम, कॉटन पावरलूम की। तो अभी इन हालात में ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुतालबात हैं, उसकी वजह से हमारे जो ख़ास तौर पर लोकल कपड़ा है, हमारी मार्केटें हैं, उनमें भी एक ना परेशानी का आलम है कि पावरलूम मालकान जब उनको एक चीज़ में नुकसान हो रहा हो तो वो कैसे मार्केटों तक अपना जो कपड़ा है वो देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हुकूमत को बेहतर पॉलिसीज़ जो हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, उन बेहतर बंदों को बिठाना चाहिए, ताकि वो हमारा बिज़नेस जब चलेगा उससे ना सिर्फ हमारी मईशत जो है वो मजबूत होगी, बल्कि रोज़गार के मौके जो हैं वो भी फराहम आएंगे। बिल्कुल। एंड चौधरी मोहम्मद नवाज भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी आप
आप अपना ओपिनियन भी दें इसके ऊपर। जो सारी चीज़ें फजील ने मेंशन की और बहुत हद तक चीज़ें पता होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको हाईलाइट करें, लेकिन जितना बेहतर आप एक्सप्लेन कर सकेंगे मसाइल को, शायद हम ना कर सकें। थैंक यू जी 41, आपने हमेशा ही हमारा मौक़िफ़ लिया और इसको आगे हकाम बला तक भी पहुँचाया। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्कुल पता नहीं वो टेक्सटाइल को कोई अहमियत ही नहीं दे रही। मैं जो समझ रहा हूँ बात को, एक तो हमारे वज़ीर साहब ऐसे हैं कि जिनके पास टाइम ही नहीं है। तो एक तो हमारा पिछले 3 साल 4 साल से यही मुतालबा था कि जो टेक्सटाइल मिनिस्टर था वो हमें इंडिपेंडेंट दिया जाए। मिनिस्ट्री जो 2005-6 में हमारी सेटअप हुई थी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, तो वहाँ हमारी बातें सुनी जाती थी। हमारा जो प्रॉब्लम था, मुझे याद है कि राणा फारूक साहब सईद साहब से फैसलाबाद से वो मिनिस्टर थे, उस वक्त भी ये दागे की यही शार्टेज आई थी। रेट डबल हो गए थे, 6.5 वाला 13.5 में चला गया था। लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी और तीसरी मीटिंग में वो हमारा मसला हल हो गया। हमारी एक्सपोर्ट भी ठीक होगी, हमारा लोकल भी बिल्कुल ऐसे ही था उस वक्त भी। जो अब तो पोजीशन बिल्कुल लोकल और एक्सपोर्ट वाली सारी वो मतलब बिल्कुल जैसे फजील ने कहा कि जो 9 मिलियन 90 लाख जो गांठ हुई है वो बिल्कुल हमारे लिए हमारी वो लोकल भी ज़रूरत पूरी नहीं करती। हम उसमें एक्सपोर्ट क्या करेंगे या एक्सपोर्ट को क्या हम प्रोवाइड करेंगे। ज़ाहिर है हमने उसके लिए फिर इंपोर्ट करनी है, काटन भी इंपोर्ट करनी है, हमारा बहुत सारा रॉ मटीरियल भी इंपोर्ट हो रहा है। और एक जो गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो तवज्जो नहीं दी हमारे पास, जो अभी लोगों की उसमें अभी प्रॉब्लम आया है, जो डाइस केमिकल हैं वो हम लोकल नहीं बना रहे, सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया से आ रहा था, चाइना से आ रहा था, इंडिया से हमारी ट्रेड बंद है। तो चाइना वाला वो सारी जो किराए जो कंटेनर बहुत महंगे हो गए हैं, मतलब कोई चीज़ अभी फिजिबल नहीं आ रही। मैं तो अल्लाह से दुआ ही करता हूँ कि कोई मुआवजा हो जाए तो हमारी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कोई गवर्नमेंट इस पे फौरी कोई इक़दाम करे। तो अभी जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फौरी तौर पे जो करने वाला काम है ना, जो मैं कहता हूँ कि वो लोग डाइस केमिकल वो ना लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। और अभी आपका जो साइजिंग, आपकी प्रोसेसिंग, सारे प्रॉब्लम में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त प्रोसेसिंग में। मेरा ख्याल मैं 35-40 साल से टेक्सटाइल से वो बचता हूँ, लेकिन इतना बहरान पावरलूम पे भी है, लेकिन इस वक्त प्रोसेसिंग पे सबसे ज़्यादा बहरान है, क्योंकि उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डबल से ऊपर चली गई है। मार्केट उसको पूरा रेट नहीं दे रही, वो ज़ाहिर है वो बंद हो रहे हैं। आप उन्होंने किसी ने 40% की हैं बंद अपनी प्रोडक्शन, किसी ने 70% बंद की हैं, कुछ वैसे इदारे बंद हो गए हैं। तो यही हाल वीविंग का है। वीविंग में भी मतलब एक पूरी चेन है, जिनिंग से देन स्पिनिंग, स्पिनिंग से देन वीविंग, साइजिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, देन जाके कहीं मार्केट में कपड़ा जाता है। ये सारे फैक्टर इसमें अंदर, और हम बहुत सॉरी टू से मतलब कहना पड़ रहा है, सारा नफ़ा स्पिनिंग और यार्न हमारे लेके जा रहे हैं, टोटल सारे का हिस्सा। ये चाहिए था सबको हिस्सा मिलता, लेकिन 2 सेक्टर मजबूत हो गए हैं पिछले 2-3 साल में, वो सारे का सारा नफा बोले। बिल्कुल एंड एब्सोल्युटली मैं चाहूँगी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और थोड़ी डिटेल के अंदर चीज़ों के हवाले से बात करें, ताकि सोल्यूशन की तरफ चीज़ों को लेके जा सके, और सोल्यूशन नहीं तो एटलीस्ट अपनी आवाज़ को और इस कंसर्न को इदारों तक पहुंचा सके। लेकिन इससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से बात हो रही थी, और आपको पता है फैसलाबाद की बात करें और इंडस्ट्री की बात ना करें ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं लोगों के, जो कि इस वक्त कारोबार कर रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, और इदारों तक यहाँ तक कि मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है इन द पास्ट, लेकिन कहीं पे हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो कहीं मसनूई शॉर्टेजेस की वजह से, कहीं पर माफिया की वजह से, या फिर राइज एंड सडन डिमांड की वजह से डिफरेंट तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश होगी कि इन डिफरेंट इश्यूज के बारे में बात करें, डिस्कस करें, और कोशिश करें कि इदारों तक अपनी कंसर्न्स को पहुंचाएं, और अगर वो नहीं मुमकिन तो इस डिस्कशन के थ्रू किसी न किसी हल की तरफ चीज़ों को और हाईलाइट एटलीस्ट करने की कोशिश करें। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि प्राइसेस का जो सबसे बड़ा इशू है कि रेट डबल हो गए हैं, और बीच में कुछ सर्टेन, जो मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगी उसके ऊपर, लेकिन सर्टेन जगहों पर जो है वो मुनाफा ज्यादा हो रहा है।
और बाकी जो पूरा प्रोसीजर है और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। मैं चाहूंगी इसके हवाले से बताएं। मैं तो कोई नहीं हिचकिचाऊंगा जी, एक स्पिनिंग सेक्टर है जो सारा अपने आप को क्लेम कर रहा है कि शायद टेक्सटाइल में हूँ, और गवर्नमेंट को भी यही गलतफहमी है। तो इसीलिए मतलब जो बाकी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, मतलब जैसे हौजरी है आपकी, ये जो मेडअप्स में जो जितनी चीज़ें हैं, हमारी वीविंग है, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग है। आप पिछली 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लें, 15 साल का, इवन है कि मुशर्रफ दौर जो है वहाँ भी देख लें, वो सारे स्टेक होल्डर को साथ बिठाते थे और मसाइल का हल हो जाता था। अभी इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल भी रेट बढ़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी मेन वजह यही है कि स्पिनिंग वाला, यार्न वाला, वो बैंक से बारो कर लेता है, जो फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। वो मतलब छोटे से छोटे को भी वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई कपड़ा पड़ा है, अभी मैं उसको बाजार में नहीं सेल कर सकता, मैं बैंक में जाऊँ, मैं उसको जैसे लोग करते हैं उसको मैं होल्ड करवा लूँ, तो जाहिर है उसमें बैंक का भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। लेकिन सॉरी टू से यही कहना पड़ रहा है कि वो एक सेक्टर है जो सारा उस पर, जिसने एक पूरी मुनाफरी, पूरा एक उसने इस पर, लेकिन इसी वजह से हमारी टेक्सटाइल को नुकसान होगा और हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो नीचे आएगी। हम ख्वाब देख रहे थे कि हम 21 से 22, 25 मिलियन पे चले जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अपना टारगेट जो है वो 14-15 वाला भी पूरा कर सकें, या पिछले साल वाला भी नहीं पूरा कर सकेंगे। तो मतलब ये आपको पॉलिसी बनानी होगी, ग्रोअर से लेके काटन जहाँ जहाँ पे ग्रो हो रही है, काटन को आप प्रमोट करेंगे तो फिर जाके इसकी प्राइसेस भी अच्छी मिलेंगी। और जो मैं सबसे ज़रूरी बात समझता हूँ कि अगर आप जितनी देर तक आप ग्रोअर को उसकी सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, मतलब अभी इन्होंने 5,000 मुकर्रर की थी कोठी की कीमत, बहुत थोड़ी है, कम से कम 6-6.5, आज 8,000 है, लेकिन आज उसका कोई फायदा नहीं। आज फार्मर के पास वो है ही नहीं, उससे निकल गई है, अब जाके चली गई है वो मिडिल मैन के पास, तो अब 8,000 रेट है। तो उसकी बजाय हम 7-7,500 रेट क्यों ना अगले साल इसका मुकर्रर कर दें। मतलब सारी जो चीज़ें हम पैदा करते थे, गंदम है, चावल है, चावल का इस वक्त बुरा हाल है, उसका रेट भी बिल्कुल कम हो गया। मतलब आप फार्मर को फैसिलिटेट करेंगे, जो चीज़ें अगर मतलब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि जो वो शुगर केन की तरफ जा रहे हैं लोग, या आपकी जो बेल्ट सारी थी मुल्तान से आगे, ये गुजरा से आगे सारी आपकी काटन थी, अब तो मतलब बक्कर तक सारी, ये खानपुर तक सारा शुगर केन आ गया है। मतलब वो किसान को एक चीज़ उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, शुगर केन में वो शुगर केन लगा रहा है। तो आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ये भी थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि जहाँ पे आपका शुगर केन लग जाएगा 2-3 साल 4 साल लगातार, अगले 50 साल वहाँ आप चाहें भी तो काटन ग्रोइंग नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मसला है। अभी हमें काटन के लिए हमें वो कोस्टल हाईवे, कोस्टल वाला इलाका, वो जो सारा बलोचिस्तान का, वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन स्लो हो रहा है। उस पर फॉरेन फंडर, आपका थल जो है, थल में इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो वहाँ आप फौरी, वो हमारी टेक्सटाइल जो हम जो एक्सपोर्ट करते रहे, जो हमारी इंडस्ट्री चलती रही है, 2 चीज़ें हमारे पास चीपर थी, हमारी एनर्जी चीपर थी, हमारी काटन अपनी थी और सस्ती थी। तो इसी तरह लेबर हमारी सस्ती थी। ये अब सारी चीज़ें अब सस्ती नहीं रहेंगी। अब हमें इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, इसकी कास्ट लो करनी पड़ेगी, फिर हम एक्सपोर्ट भी कम्पीट करेंगे और लोकल को भी कम्पीट करेंगे। बिल्कुल। और फजील, मैं चाहूँगी आप भी थोड़ा सा अगर इस सवाल से बताइए, जो प्राइसेस में इंक्रीज़ है और स्पेशली जहाँ पर एक जगह पे कुछ लोग मुनाफा कमा पाते हैं और कुछ लोग नहीं कमा पाते और उनको फेयर प्राइसेस भी दी नहीं जा रही होती, वहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, किस तरह से इसको बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है? देखें, जो शॉर्टेज पैदा होती है या फिर कीमतों में इजाफा होता है, जाहिर सी बात है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत बढ़ जाती है, तलब और रसद जिसे कहते हैं, जब एक चीज़ की तलब बढ़ जाएगी तो वो फिर जाहिर सी बात है, डिमांड उसको कहते हैं इंग्लिश में, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो कीमत है उसमें तो फिर इजाफा होगा, क्योंकि आपकी जब कम पड़ेगी चीज़ तो जाहिर सी बात है, अगर खरीदने वाले 2 होंगे, बेचने वाला सिर्फ 1 होगा और दोनों के लिए ही वो बराबर है चीज़ और उतनी है कि एक बंदे को दी जा सके। अगर एक को आप बेच रहे हैं तो दूसरा आके जब थोड़ा सा रेट उसका बढ़ा देगा तो आप फिर उसको देंगे, और जब एक दफ़ा मार्केट में जिस रेट पे जो चीज़ चली जाती है उसका रेट वही हो जाता है, पुराना जो है वो ख़त्म हो जाता है रेट। जो चौधरी साहब ने बात की है कि आपकी जो कपास की जगह पे गन्ना उगाया जा रहा है,
आप मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत के पास इतने अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं तो उनको ये समझ नहीं आई कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, और आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी कपास की जो पैदावार है उसकी वजह से अच्छी थी। तो आपके पास अब आपने किया ये कि आपने कपास की जगह पे गन्ना उगा लिया, आपके पास चीनी भी पूरी नहीं है अपने मुल्क में, वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी ज़रूरत के लिए तो कम से कम चीज़ फिर पूरी कर लेना। अगर आप एक फसल छोड़ के दूसरी उगा रहे हैं तो आपके पास तो वो भी नहीं पूरी, जो आपकी ज़रूरत एक्सपोर्ट की पूरी कर रही थी आपने उसको भी ख़त्म कर दिया। और जैसे चौर साहब ने कहा है कि अगर कपास उगाने वाली ज़मीन पर 2 से 3 साल गन्ना उगा दिया जाए ना, वो ज़मीन एक तरह आप कह सकते हैं कि कपास के लिए बंजर हो जाती है, वहाँ पे कपास की फसल नहीं आप उगा सकते। और ये हम पिछले 6-7 माह से लगातार ये बात कर रहे हैं कि एक जगह पे जब गन्ना उगा लिया जाता है तो वो कपास के लिए ज़मीन 50 से 60 साल बंजर हो जाती है, वहाँ पे फसल कपास की नहीं हो सकती। अब मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं कि वो जो जिस बंदों ने ये बैठ के फैसले किए, वहाँ पर उन जिम्मेदारों को कुछ ऐसे मालकान थे, उन्होंने लालच दिया कि आप गन्ना उगाएं, आपसे ज़्यादा पैसों में हम खरीदेंगे। वो उन्होंने गन्ना खरीद के अपनी मिलों में चीनी बना के वो गई किधर चीनी, हमारे मुल्क के लिए भी पूरी नहीं हो रही। आप चलें ऐसा कर लेते, आपने गन्ना उगा लिया, इस दफ़ा आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जगह चीनी के एक्सपोर्ट बढ़ा देते, कुछ तो मुल्क को फ़ायदा होता ना। एक चीज़ में चले नुकसान हो रहा है, वो नीचे आ रही है, शुगर की एक्सपोर्ट ऊपर चली जाती, शुगर आप फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये जाहिर सी बात है हुकूमत ने सारा कुछ देखना होता है। अगर आप एक घर को भी चलाएं ना, तो जो घर का बड़ा होता है उसने देखना है कि ये मेरी ज़रूरतें हैं, इन चीज़ों से मैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करूँगा। तो जब आपको पता भी था कि हमारी, ये तो हर कोई आके कह देता है कि जी हमारी 65% जो हमारी मईशत है उसको, उसमें अहम किरदार हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का है, तो फिर आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जो जड़ है हमारी फसल कॉटन, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। अब आप देख लें, एक सीज़न तो गुजर गया, ये दूसरा आ गया, दूसरा सीज़न भी उधर अगर गन्ना ही उगाया जा रहा है, अगले सीज़न में भी उगा लिया तो आप तो 50 साल फिर वो उसको ज़मीन को तैयार करने में लगे रहेंगे कॉटन के लिए। तो समझें कि आप 50 साल नहीं, आप 500 साल पीछे चले जाएंगे। ये चीज़ें हैं, वो पॉलिसी की ज़रूरत है। सबसे अहम जो बात है वो पॉलिसी की है। टेक्सटाइल मिनिस्टर आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसको ये इन चीज़ों का पता हो, इस फील्ड का भी पता हो। आप ये ना करें कि आप किसी ट्रांसपोर्टर को उठा के टेक्सटाइल मिनिस्टर लगा दें, किसी टेक्सटाइल वाले को उठा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लगा दें, वो फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। फिर आप हर तरह के नुकसान के लिए अपने आप को तैयार रखें। फजील, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि जहाँ पर अगर हमें पता है कि हमारी डिमांड अपनी है और सप्लाई के हवाले से भी कि हमने इतना इस तरह से इस सिस्टम को चलाना है, तो आखिर प्रोडक्शन भी हो रही है, फिर सडनली इस तरह से प्रोडक्शन कम कर देना, फिर शुगर की शॉर्टेज हो जाना, वो भी पूरी ना हो पाना, ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट है या फिर इसके अंदर मिलिशियसनेस यानी कि जानबूझ के भी कुछ हिस्सा है? देखें, ये एक तो कुछ हमारी सोच का भी होता है, हमें समझ नहीं होती चीज़ों की, गलतियां होती हैं, लेकिन इसके पीछे भी माफियाज होते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, उनको किसी गरीब के बारे में नहीं पता कि ये कैसे गुजारा करेंगे। आप सिर्फ ये देखें कि अगर टेक्सटाइल जो हमारी इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा जॉब्स वो प्रोवाइड करती है, चौर साहब इसी तरह बिल्कुल हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं टेक्सटाइल जो हमारा सेक्टर है वहाँ पर। आपका वो टेक्सटाइल सेक्टर जब मुतासर होगा, उससे जो मज़दूर तबका है उसका रोज़गार भी जाएगा। आपने जब एक जगह पे कपास की जगह पे, हमारी बात वहीं पे है कि गन्ना उगाया है, तो उसमें एक तो गलती हम ये भी कहेंगे, और दूसरा कुछ माफियाज जो सिर्फ अपने मकासद के लिए इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर ज़िम्मेदारों को लालच, और ज़िम्मेदार तो बेचारे वैसे ही पहले ही मर चुके हैं, उन्होंने क्या करना, जब उनको थोड़ा सा फ़ायदा जिस तरफ आप दिखाते हैं वो तो पहले ही उस तरफ जाने को तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हुकूमत को चाहिए यह था कि उनको पता था कि कपास हमारी बहुत अहम है, हमारी मुल्क की ज़रूरत के लिए, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए। कपास उगाने वाले जो ज़िम्मेदार हैं सबसे ज़्यादा सब्सिडी उनको दें, उसके बाद आप गंदम उगाने वालों को सब्सिडी दें, उसके बाद गन्ना उगाने वालों को दें, क्योंकि चीनी तो शुरू से ही हमारा ये फैक्टर रहा है कि हम इंपोर्ट करते हैं।
हमारा चावल, हमारी गंदम, हमारी कपास, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं हमारे मुल्क में। एक खुराक के लिए गंदम, उसके बाद चावल, और चावल अच्छा पाकिस्तान में काश्त किया जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं कहीं नज़र आता। हमारी गंदम, आटे की शॉर्टेज आप देख लें वो भी रहती है, और अब जो कॉटन की शॉर्टेज आन पड़ी है हमें, ये बहुत ज़्यादा फिक्रमंद बात है हमारे लिए कि इससे आप देखें कि आप एक्सपोर्ट के लिए पहले बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। जब आप इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, जब आपकी इंपोर्ट्स का ग्राफ ऊपर जाएगा तो आपका डॉलर महंगा हो जाएगा। अब फर्ज करें चौधरी साहब एक्सपोर्टर हैं, चौधरी साहब ने ऐसा करना है कि जी कोई चीज़ मंगवा ली, डॉलर महंगा हो गया, रेट्स पहले तय किए हैं अपने कस्टमर्स के साथ। जब डॉलर महंगा हो जाएगा इंपोर्ट्स ऊपर जाने की वजह से, वो इनको भी नुकसान होगा, क्योंकि इन्होंने रेट पहले तय कर लिए हैं अपनी एक्सपोर्ट के लिए, ऑर्डर्स के लिए। बिल्कुल जी, एंड एब्सोल्युटली बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कोशिश करेंगे कवर करें अपने शो के अंदर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये जो राइज इन प्राइसेस है उससे किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है इंडस्ट्री में, और किस तरह से रिलीफ देना चाहिए, अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले स्पेसिफिकली आज बात कर रहे हैं फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट सेक्टर्स और क्या इश्यूज उनको फेस करने पड़ रहे हैं। कोशिश होगी कि इन इश्यूज को हाईलाइट किया जाए और आगे चलते हुए चीज़ें बेहतरी की तरफ आए। लेकिन ऑफ कोर्स इससे पहले कि हम सीरियस चीज़ों की तरफ जाएं, एक और अच्छी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि हमेशा चीज़ों को लाइट हार्टेड रखें। और अगर आजकल की बात करें तो आई डोंट नो कि कोई भी पाकिस्तानी होगा जो कि क्रिकेट का सोचे बगैर जो है या तो उठता होगा या तो सोता होगा, बिकॉज पाकिस्तान टीम ने पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टेज के ऊपर आईसीसी की जो वर्ल्ड कप है 2021 में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हमारा सर जो है फख्र से ऊंचा कर दिया डेफिनेटली। और जो मैचेस अभी तक खेले गए हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। और ना सिर्फ पाकिस्तानी खुश हैं बल्कि गोल लूट लो आपकी इस खुशी में शामिल है और आपको मौका दे रहा है हर मैच के दौरान 50,000 रुपीज जीतने का, और साथ ही साथ 20,000 ब्रांड्स के ऊपर डिस्काउंट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। और इस लीग के अंदर शामिल होने के लिए आपने और कुछ भी नहीं करना है, जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है उसको स्कैन करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गोल लूट लो, खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। ऑफकोर्स आपको पता है कि ये जो मैचेस हैं बड़े अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, बड़े अनएक्सपेक्टेड रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। बल्कि एब्सोल्युटली आई थिंक सबको इकट्ठे बैठ के अपनी जो टीम है उनकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, मैचेस देखने चाहिए और दुआएं बहुत सारी करनी चाहिए कि आगे चलते हुए भी हमारी टीम जो है बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस हमारे डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स फैसलाबाद के इशूज़ के हवाले से हम बात करना बहुत बहुत लाजमी भी है और बहुत ज़रूरी भी है। डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे थे और वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, स्पेशली जो फैक्टर जॉब्स के हवाले से है, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। जब कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो चाहे कोई और इंडस्ट्री, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो मालकान पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, ओवरऑल इकोनॉमी में जो आपका कंट्रीब्यूशन है उस पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस इंडस्ट्री के, जो उस सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको या तो उनको निकालना शुरू कर दिया जाता है या उनकी शिफ्ट और टाइमिंग को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल सिर्फ एक इंसान जो है उस पर इम्पैक्ट नहीं होता बल्कि उसकी फैमिली, जितने भी लोग उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उन सब के ऊपर, उनकी जिंदगियों के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ता है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास शॉर्टेज होती है या जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स कम होते हैं, जहाँ पे हम लोगों को इतना काम जो है या कोई भी जो मिल्स हैं, पावर लूम्स हैं, वो जब काम ही नहीं कर रही, ऑपरेट ही नहीं कर रही उतने दौरानिए में, तो ऑब्वियसली वो लोगों को कट डाउन करना शुरू कर देंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके कंसर्न, सवालात और एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं। कॉल करें और हमारे डिस्कशन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हुए नवाज साहब, मैं चाहूँगी इस हवाले से आप भी थोड़ा सा बताएं कि एम्प्लॉयमेंट का कितना बड़ा इशू है इस टाइम सेक्टर में। बिल्कुल, जैसे कॉटन की शॉर्टेज आई और सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रॉब्लम में चल गई, मतलब उसमें चाहे मेडअप्स में हौजरी हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, साइजिंग हो, वीविंग हो, सारे लोग प्रॉब्लम में चले गए। सब ने अपना टाइम कम किया, ज़ाहिर है फिर आपने अपनी लेबर को कट लगाया, तो वो भी बेचारा बेरोज़गार होगा। जैसे जैसे आप एक आसान सी चीज़ है, अगर आपकी एक्सपोर्ट कम होगी तो आपकी लेबर भी सरप्लस होगी, आपकी जॉब भी कम होगी, आपकी, मतलब मैं बहुत बड़े बड़े इदारों को जानता हूँ, आज से 4 साल 5 साल पहले जब क्राइसिस आया था तो वहाँ हज़ारों में लोग बेरोजगार हुए थे। बिल्कुल जी, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम जी। मैं बाजी आप प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो आप अच्छा करें, ये हमारे जो नर्सरी है ना, नर्सरी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए इसे। ये मास्टर गफार बात कर रहा हूँ, ये आप सामने आ गया नाम जी जी जी। इसे नर्सरी का दर्जा दिया जाए और नौजवान प्रोग्राम में शामिल किया जाए कि इनके कर्जे इशू किए जाए इनके लिए। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही वैलिड पॉइंट जो है आपने रेज किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नवाज साहब, आपने बात सुनी हमारे कॉलर की कि इंडस्ट्री को सबसे पहले तो नौजवान प्रोग्राम आई थिंक उन्होंने मेंशन किया, उसके अंदर शामिल किया जाए, उसके बाद लोन्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएं। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी उन्होंने कॉल की कि नौजवानों को, मेरा ख्याल इसमें गवर्नमेंट ने कुछ रखा भी है ऐसा, और रखना भी चाहिए। तो मतलब ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो यहाँ आपकी मिसालें, यहाँ जिन लोगों ने तरक्की की है, इवन बांग्लादेश, चाइना, इन्होंने अपने नौजवान को ही ट्रेन किया है और उनको ही शुरू में इंडस्ट्री का दर्जा दिया और वो मतलब उन्होंने तरक्की कर ली। तो हमें भी इस पर फौरी ये जो भी कॉलर थे, बड़ी अच्छी उनकी तजवीज़ है। तो गवर्नमेंट को इसको बिल्कुल नौजवानों को प्रेफरेंस देनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको वो एक राशन कार्ड दें, सेहत कार्ड दें। उनको बिजनेस के लिए पैसे दें, उनको मतलब कारोबार के लिए पैसे दें। वो अपना रोजगार नहीं कमाएगा बल्कि 10 बंदों को और वो जॉब देगा। बिल्कुल, तो ये मतलब अच्छी उन्होंने बात की है। बहुत अच्छी बात की डेफिनेटली। फजील, आप क्या कहेंगे इस सवाल से? कितना जरूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से नए इनिशिएटिव्स लिए जाएं, स्पेशली इन नौजवानों को बिजनेसेस की तरफ लाने के? फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फख्र महसूस करते हैं हम इस बात से। जो इकोनॉमिकल इश्यूज अभी फेस करने पड़े, उम्मीद करेंगे वो बेहतर हों, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए? देखिए फातिमा, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको चाहिए कि गवर्नमेंट उनके लिए ऐसे जो आसान कर्जे हैं उनको दे के वो छोटे छोटे कारोबार शुरू करें। क्योंकि हमारे मुल्क में जो अनपढ़ तबका है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए वो जॉब्स क्रिएट करें। ऐसा ना हो कि एक बंदा अगर है वो उसने मास्टर्स कर लिया है, एमफिल कर लिया है, तो वो एक सिंगल पर्सन किसी जगह पे जाके जॉब करे, बजाय इसके कि उसको कर्जा दिया जाए, वो छोटा सा अपना कारोबार शुरू करे। तो वो जो लोग नहीं पढ़ सकते, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन 5 या 10 लोगों को वो रोज़गार दे सके। बड़ी अच्छी तजवीज़ है और इस पर गवर्नमेंट की जानिब से काम भी किया जा रहा है, लेकिन उस तेज़ी से नहीं किया जा रहा है कि जिस तेज़ी से होना चाहिए। अगर आपका एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो छोटा सा कारोबार शुरू करता है, तो इससे समझें कि वो अपना भी रोज़गार, उससे उसका रोज़गार अपना भी जुड़ जाता है उससे, और 10 बंदों का साथ और भी रोज़गार जुड़ेगा। और फिर इससे होगा क्या कि जो आज के दौर में पढ़े लिखे नहीं हैं वो वहाँ पे जॉब्स करेंगे, उनको अच्छी सैलरीज मिलेंगी, तो उनकी आने वाली नस्ल जो है वो उसको बेहतर तालीम दिला सकेंगे। तो इससे आपकी जो आपकी बहुत ज़्यादा आबादी है जो अनएजुकेटेड है वो ख़त्म होगी। जब आपके मुल्क में, आपके माशरे में पढ़े लिखे ज़्यादा अफराद होंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें बेहतरी आएगी। ना सिर्फ आपकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी बल्कि आपका एक जो अच्छा माशरा है वो भी पूरी दुनिया के सामने निकलेगा। यहाँ पर एक एस्पेक्ट जिसके हवाले से मैं नवाज साहब चाहूँगी अगर थोड़ी सी बात करें, फैसलाबाद के हवाले से बात करें, तो हमारी काफ़ी सारी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड भी है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है 6वीं जमात तक पढ़ा है या उसने 4थी जमात तक या 10वीं जमात तक तालीम हासिल की है, तो उसके लिए ऑप्शंस को बंद ना कर दिया जाए, बल्कि उनको एक स्किल्स प्रोग्राम दिया जाए जहाँ पर या इवन मिल्स की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ें की जाएं कि उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी स्किल्स डेवलप करें। अगर उनके पास एजुकेशन नहीं भी है तो बेसिक चीज़ें सीख कर वो हिस्सा बन सके वर्कफोर्स का, और क्या पता उनमें से भी बहुत सारे लोग हों जो कि बिजनेसमैन बन जाए, अगर उनको वो सपोर्ट और वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। नहीं, बिल्कुल जी, आपने जो कि ना 6th 8th तक ये कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री है ना, आप पिछले 20 साल 40 साल से फैसलाबाद लेवल से वो सबको जॉब प्रोवाइड कर रही है। वो मतलब हमारे कुछ बंदे तो ट्रेन हो जाते हैं, टैपटा है उनसे, और कुछ हमें फीडबैक मिला है कराची से लोग आए, मतलब वहाँ बड़े बड़े इदारे से वहाँ से सीख के आके उन्होंने आगे लोगों को हाउजरी में देख लें, वीजन में देख लें, साइजिंग में देख लें, इवन प्रोसेसिंग में देख लें, सारे लोग कराची से एक्सपर्ट आए हैं और उन्होंने आके ये जो आप कह रहे हैं 6ठी 7वीं तक उनको सारी जॉब दी हैं। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो एक तरफ, पिछले साल इन दिनों में इमरान खान इधर आए, बड़ी उन्होंने टेक्सटाइल की बातें की, बड़ा वो एप्रिशिएशन भी हुई, और हमारे MP MNA और सारे बड़े उस वक्त फूले नहीं समा रहे थे कि फैसलाबाद में जॉब नहीं आ गई, जॉब नहीं मिल रही,
अब 1 साल में रिवर्स हो गया सारा कुछ। मतलब इस पे बड़ी सोचने वाली बात है कि क्यों हुआ ऐसे। ये सारा पॉलिसी मेकर का कसूर है, ये सारा मतलब ये इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं है। ये आपकी जो प्लानिंग कमीशन वाले हैं उन्होंने नहीं देखा। आपको पता था कि आपकी काटन नीचे जाएगी, तो आपने क्यों नहीं उसके मुतबादल ढूंढा, उसकी इम्पोर्ट क्यों नहीं फौरी तौर पे की गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मतलब 1 साल में ही रिवर्स हो गया सारा कुछ। पिछले साल मुझे याद है सरीना में आए थे, वो वज़ीर आज़म साहब भी नहीं फूले समा रहे थे, हमारे MPMN भी बड़े खुश थे, हम भी खुश थे। लेकिन अब 1 साल में ही सारा कुछ उल्ट हो गया, इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, आपका हर चीज़ शॉर्टेज है। तो मुझे मतलब आज भी होश के नाखन लें, फौरी तौर पे जो हमारा रॉ मटीरियल है, चाहे वो डाइज केमिकल हो, चाहे काटन हो, चाहे यार्न हो, फौरन उस पर हर किस्म की ड्यूटी खत्म करें। एक लाइन में अगर आप कुछ कहना चाहें प्रोग्राम खत्म होने से पहले। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर किस्म की ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म की जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट का टारगेट, जब आपने एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा करना है ना, आपने ऑटोमेटिकली जॉब भी क्रिएट करनी है, आपके रोजगार भी मिलेगा, खुशहाली भी आएगी, हर घर में खुशहाली आएगी, आपका मजदूर भी खुशहाल होगा। जैसे पिछले साल आपने नारे लगाए थे, ऐसे ही अगले साल भी नारे लगेंगे, लेकिन उस पर अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा, ज़बानी कलामी जमा करनी। बिल्कुल जी, और हमारी यही कोशिश होगी और यही दुआ होगी कि लाजमी तौर पे चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाए और जो इश्यूज़ हैं जो स्पेशली इम्पैक्ट करें इंडस्ट्री को, उनको हल करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल्स में से हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जो आपको पता है अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। और जब भी आप सुबह उठते हैं उसके बाद आपको ये होता है कि जल्दी से जो है वो नाश्ता किया जाए, चाय जो है वो पीने का दिल करने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं किचन के अंदर जाऊं और उस बारे से बात करूं, मैं बात करना चाहती हूँ ऑफकोर्स आजकल जो एक चीज़ हर पाकिस्तानी के माइंड पर है वो है क्रिकेट। और पाकिस्तानी टीम ने बहुत ही उम्दा तरीके से परफॉर्म किया है क्रिकेट मैचेस के अंदर और उससे हर पाकिस्तानी का सर जो है वो फख्र से ऊंचा हो गया। और आपकी इस खुशी के अंदर GoDoTo आपके साथ शामिल है, जो कि हर मैच के अंदर आपको मौका दे रहा है 50,000 रुपीज़ जीतने का और साथ ही साथ 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। और सिर्फ इस लीग के अंदर शामिल होने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों की स्क्रीन पर जो QR कोड मौजूद है उसको स्कैन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और GoDoTo खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। ऑफकोर्स एक दफा फिर मैं बता देती हूँ 50,000 रुपीज़ जीतने का मौका दिया जा रहा है आपको हर मैच के दौरान। साथ ही साथ 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और करना कुछ भी नहीं, अगर आप इस लीग के अंदर शामिल होना चाहते हैं, जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है उसको स्कैन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और GoDoTo खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। डिस्काउंट्स की बात करें और इस तरह के इनामात की बात करें तो हमेशा मूड अच्छा हो जाता है और स्पेशली इतनी खुशी का मौका बिकॉज पाकिस्तानी टीम जो है बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है। दैट मेक्स अस सो हैप्पी, इट मेक्स अस सो प्राउड। और आई थिंक चाहे आपको क्रिकेट एज अ स्पोर्ट पसंद है या नहीं पसंद है, इट्स इररेजिस्टिबल जब आपकी टीम इंटरनेशनल स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो कि आप उन मैचेस को ना देखें, चाहे आपको वो समझ आते हो या ना आते हो। तो जी लाजमी तौर पे GoDoTo की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी और जल्दी से किचन के अंदर चलते हैं। और किचन के अंदर जाके आपको पता है कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो यही होती है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। और कई दफ़ा हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी रूटीन के अंदर, वक्त की इतनी कमी होती है हमारे पास कि हम जो सुबह का नाश्ता है, जो सुबह का मील है, हम उसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, उसी को सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन इनफैक्ट उल्टा होना चाहिए, कोई और मील आपका कोई भी मील नहीं रहना चाहिए, लेकिन बाकी मील्स आगे पीछे हो भी जाएं तो चल जाते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ऑफकोर्स हमेशा कोशिश होती है कि हेल्दी बनाएं और लाइट वेट भी हो लेकिन न्यूट्रिशियस भी हो, ताकि आपके पूरे दिन के लिए जो एनर्जी है आपको वो एनर्जी बूस्ट लाजमी तौर पे मिल जाए। तो जी गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करें तो उनका दावा है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है, जो लंच है, जो डिनर है, आप जो भी तैयार करें डिश उसके अंदर, वो ना सिर्फ मज़ेदार होगी, जायके में बहुत अच्छी होगी, साथ ही साथ न्यूट्रिशियस भी होगी और आपकी हेल्थ के लिए भी लाजमी तौर पे बहुत अच्छी होगी। एंड ऑफकोर्स लो इन कैलोरी होना किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपका खाना लो इन कैलोरी भी होगा और ऑफकोर्स द ऑयल इटसेल्फ, उसके अंदर विटामिन भी मौजूद है, मिनरल्स भी मौजूद हैं जो कि बड़े एसेंशियल होते हैं आपकी डाइट के लिए, आपकी जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है उसके लिए। और हर कोई चाहता है वो फिट रहे, फिजिकली भी फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे और हमेशा मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ से
जुड़ी हुई होती है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यही दावा है कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है लाजमी तौर पे आप न्यूट्रिशियस भी होंगे और आपके अंदर वो जान भी होगी, आप अपनी ज़िंदगी के जो फ़राइज़ हैं वो भी पूरे कर सकेंगे। और साथ ही साथ मज़ेदार खाने, जो कि ऑफकोर्स फैसलाबाद, पंजाब और पाकिस्तानी होने के नाते खानों से हमें बहुत मोहब्बत है। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि मज़ेदार खाने भी आप इंजॉय करेंगे और आपको वेट कॉन्शियस भी नहीं होना पड़ेगा और अब कैलोरी काउंट की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ मॉडर्न कुकिंग हो, ट्रेडिशनल कुकिंग हो या कोई ऐसी रेसिपी हो जो कि नई है बिल्कुल और आप ट्राई करना चाह रहे हैं, जो कि मैं करती रहती हूँ, तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये भी दावा है कि आप चाहे ट्रेडिशनल कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई नई तरह की रेसिपी जो है वो ट्राई कर रहे हो, बेक कर रहे हो, एयर फ्रायर के अंदर उसे तैयार कर रहे हो या ग्रिल कर रहे हो, आपको मज़ेदार जायका मिलेगा और प्रिसिजन के साथ आप अपनी डिश को तैयार कर पाएंगे, चाहे कोई भी कुकिंग मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो। आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि कोई भी सुबह जो है वो चाय के बगैर मेरी तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकती और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं स्टूडियो में आ जाती हूँ तो उसी के बाद जो है मैं कोशिश करूँ कि चाय बना लूँ। और आपको पता है सुबह सुबह एनर्जी लेवल्स बड़े लो होते हैं और आपको होता है कि आपको जल्दी से जो है वो अपनी चाय मिल जाए ताकि आप बाकी का दिन जो है अच्छी तरह से गुजार सकते हो। तो दूध जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और चाय जो है मैं बस बनाने वाली हूँ 2 मिनट के अंदर। मैं सिर्फ देख रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा हीट जो है वो हो जाए मिल्क। उसके साथ अगर आपको पता है कि डीएटी बनाने वाले जो हैं उनका दावा है कि जो टी लीव्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन बागात से चुन के लाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ती इतनी फाइन होती है। साथ ही साथ कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है डीएटी की, बल्कि इनफैक्ट वो खुद सैंपल करते हैं हर चाय को, तो मेक श्योर कि आप तक जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचेगा वो नंबर 1 क्वालिटी का हो। और कोई सैम्पलिंग टीम वो नहीं कर सकती, तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो खुद जो है सैंपल करें चाय को और मेक श्योर करें कि चाय की जो क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो बहुत अच्छी ब्लेंड हो, खुशबू हो। डीएटी एब्सोल्युटली हैज इट ऑल। और साथ ही साथ डीएटी की 2 क्वालिटीज मौजूद है, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी चाय है और एक्सट्रीम क्वालिटी ही आज मैं बनाऊंगी। मैं थोड़ी सी पत्ती डाल देती हूँ, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं कि थोड़ी तेज पत्ती वाली चाय हो तो आप रेड दाने वाली भी ट्राई कर सकते हैं। और ऑफकोर्स आपको पता है इम्यूनिटी के लिए, हेल्थ के लिए ओवरऑल डीएटी बनाने वालों को ये दावा है कि आपकी चाय जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी होगी, आपकी ओवरऑल सेहत के लिए भी अच्छी होगी। और जो आपको सुबह ऑफकोर्स आप चाह रहे हैं कि आप उठ जाएं और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो और साथ ही आप फ्रेश हो जाएं, तो डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि चाय का ब्लेंड हो, खुशबू हो या फिर उसकी कंसिस्टेंसी हो, वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, उनकी चाय के अंदर मौजूद है। जो लोग कम पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं उनके लिए एक्सट्रीम क्वालिटी चाय है और जो लोग थोड़ी तेज पत्ती पसंद करते हैं उनके लिए दाने वाली, इनकी रेड पैकिंग है और आप अपने नियरेस्ट स्टोर से जाके इसको खरीद सकते हैं। पैकिंग भी बहुत बहुत अमेजिंग सी है और इवन दाने वाली जो इनकी चाय है यानी कि जो रेड पैकिंग में मौजूद है उसमें आपको ग्रेट वैल्यू पैक भी मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि एक्स्ट्रा पत्ती भी मिल जाएगी सेम प्राइस के अंदर। और ऑफकोर्स आपको पता है कि चाय तो बड़ा ज़रूरी होती है, लेकिन चाय के साथ साथ ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी होती हैं, स्पेशली छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप किसी और की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर बना सकते हैं, अपने मूड को जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं। तो मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे हमारे नए सेगमेंट के हवाले से बात करना चाहती हूँ जो कि हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर रोज़ एक अच्छी पॉजिटिव बात जो है हम लोग लाजमी तौर पर करें। तो हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी जो है उसकी तरफ अब चलते हैं। हमारे साथ मुफ्ती अहमद अली मौजूद होंगे, सुनते हैं उनकी बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। आज का मेरा मैसेज ये है, लोगों के अयूब पे पर्दा डालना सीख लो। मेरे भाइयों, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह ताला आपके अयूब पे पर्दा डाले रखे, उसका आसान तरीक़ा ये है कि इंसानियत के अयूब पे पर्दा डालना। इंसानियत के अयूब पे पर्दा डालना। जो दुनिया में किसी के राज को फाश करेगा, अल्लाह उसके अयूब को दुनिया और आखिरत के अंदर फाश भी करेंगे, उसको रुसवा भी कर देंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी लोगों के अयूब पे पर्दा डालने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेलकम बैक सिटी एटन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जो ये आपको पता है, ब्रेक में जाने से पहले मैं चाय बनाई थी और हमारी चाय जो है
वो लाजमी तौर पे जो है वो तैयार हो चुकी है। और उसके बाद ऑफ कोर्स आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज और पैगाम जो है आप लोगों के सबके लिए मुफ्ती अहमद अली ने हमारे शो के अंदर ऐड किया, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका, बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारा जो दूसरा सेगमेंट होता है, हमेशा ही हमारी कोशिश होती है कि कुछ लाइट हार्टेड हो, और मैच के बारे में तो आपने देखा ही होगा 2-3 दिन से तो मैं बहुत ही ज्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 के अंदर क्या खेला है पाकिस्तान ने, मतलब, और बहुत सारे हमारे प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, और सब प्लेयर्स का, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। लेकिन आपको पता है कि फैसलाबाद से जब कोई बिलोंग करते हों और हम लोग उसके बारे में बात ना करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आज हम लोग स्पेसिफिकली आसिफ अली की बात करें। हमारी टीम को जो ये हमने 4 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आसिफ अली का। इनफैक्ट जो छक्के पे छक्के उन्होंने लगाए, उन छक्कों के बारे में, एक तो वो छक्के देख के हमारे छक्के छूट गए थे, उसके बाद उन छक्कों के बारे में हम बात ना करेंगे मुमकिन ही नहीं है। एज अ पाकिस्तानी आई फील सो एब्सोल्युटली प्राउड, एंड मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ कि आसिफ अली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। दैट एज अ फैसलाबादी दैट मेक्स अस फील सो गुड। आगे आने वाले मैचेस में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस रहे, और पाकिस्तान जो है इतना अच्छा परफॉर्म करे कि बाकी दुनिया की जितनी भी टीमें हैं उनके छक्के भी लाजमी तौर पे छुड़ाते। तो जी, आज हमारे गेस्ट बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर। आसिफ अली के कंट्रीब्यूशन के साथ हवाले से भी बात करेंगे, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, और उनकी परफॉर्मेंस और आगे की क्या एम्बिशंस हैं, क्या गोल्स हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, सवालात हैं, या फिर सिर्फ आप क्रिकेट के फैन हैं और पाकिस्तानी टीम को जीतता हुआ देख के फख्र महसूस कर रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती, बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो अली रजा, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं अली रजा आपको शो के अंदर, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो साथ ही साथ हमारे साथ काशिफ अली, जो कि भाई हैं क्रिकेटर आसिफ अली के, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। एंड आई नो कि सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि हर पाकिस्तानी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं एंड फख्र महसूस कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारी पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से अगर देखें, उसे कंपेयर करें, तो इस साल हम लोगों ने उम्दा और अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल जो है हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, और बड़ी बड़ी टीमों के छक्के छुड़ा दिए। और आसिफ अली की जो कंट्रीब्यूशन रही है, अली रजा, इस सारी इन मैचेस के अंदर, स्पेशली जो 4 मैचेस हमने अभी खेले हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? एज अ पाकिस्तानी एक बहुत फख्र महसूस होता है, और फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं आसिफ अली से थोड़ा सा और खुशी होती है। जी बिल्कुल, आसिफ को काफ़ी देर से मैं जानता हूँ, और जिस तरीके से वो ग्राउंड के में आते थे, उनका स्टाइल पहले दिन से ही ऐसा रहा है कि उन्होंने बस छक्के लगाने, और उन्होंने बस जो बॉलर है उसकी बस तबीयत थोड़ी सी सेट करनी होती है उन्होंने। और दूसरी बात ये कि जो दावे से कोशिश तो हमारी ये थी कि इंडिया के खिलाफ भी वो खेलते, लेकिन हमारे जो ओपनर प्लेयर्स हैं उन्होंने ही जो है वो बारी नहीं आने दी और 10 विकेटों से हरा दिया। खासकर जो मैसेजेस बहुत दिए जा रहे थे हरभजन की जानब से ट्विटर पे, और मौका की बातें वो कर रहे थे। अब तो शायद उनकी एलसीडीज भी कुछ टूटी हैं, और दिल भी टूटे हैं, और जज्बात भी टूटे हैं, और उनके मीडिया के जो स्टूडियोज हैं वो भी टूटे हैं। हाँ, तो आसिफ की अगर उनके खिलाफ बैटिंग होती तो शायद ये जो 2 मैचेस में इन्होंने छक्के लगाए, तो आसिफ की उससे ज्यादा भी अच्छी बैटिंग वहां पे होती, क्योंकि उनका माइंडसेट था कि इनकी जो तबीयत है ना वो अच्छे से सेट करनी है, और वो उसी लिहाज से जो उनको रखा गया था कि आपने इंडिया के खिलाफ भी उसी तरीके से बैटिंग करनी है। लेकिन बदकिस्मती से शायद बॉलर्स उनके कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले गए अपने मीडिया का और अपने लोगों का, जिसकी वजह से उन्होंने कोई भी जो है वो विकेट नहीं ली, और पाकिस्तान बड़ी बासानी तरीके से जो वो जीत गया। आजकल उनका वो जो मीडिया है वो हम तो जो तारीफ करेंगे, लेकिन उनका जो मीडिया है वो हमारे आसिफ की, आज भी रात में मैं देख रहा था, परसों भी देख रहा था, 2 दिन जिस तरीके से बैटिंग की, तो आसिफ की तारीफें हमारे सरहद पार भी चल रही हैं, और वो भी जो है वो उनकी तारीफों के ढेर लगा रहे हैं। आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कितना फख्र महसूस कर रहे हैं, और एज अ फैमिली जो है क्या इमोशंस हैं आपके इस वक्त? जी, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, बड़ी खुशी महसूस होती है जब मुबारकबादें आती हैं। पूरी पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री से भी जो दोस्त हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं, और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, बड़ी खुशी होती है कि हमारा भाई है और पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, और उसकी बदौलत ही पाकिस्तान टीम जो विन कर रही है,
और हमारी जुबान पे बस यही होता है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें इतनी इज्जतों मतलब से वो वहाँ नवाजा छक्के लगा रहे होते हैं, आप दुआ करते हैं एक और छक्का एक और। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, दुआ तो फिर साथ साथ होती है, दुआओं पे सिला है जी। बिल्कुल, जो है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें थोड़ा सा मैं ये इनकी फैमिली के बारे में कहूंगा कि बिल्कुल सादा से हैं, कोई मतलब एटीट्यूड नहीं है कि मतलब हम लोग दिखाएंगे जी हमारे भाई ने जी ये छक्के लगा दिए और हमने जो है वो किया नहीं। तो बड़ी सादगी के साथ जो है पूरी फैमिली बिल्कुल जी, और होना भी चाहिए। और आई थिंक सादगी जो है ना बड़ा कुछ बताती है लोगों के बारे में। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? कैसे हैं आप? जी बेटा, ये तलब आसान है, बट होली के बारे में जरा ब्रीफ करें ना। जी जी जी, दोबारा पूछें, क्या पूछ रहे हैं? आप इस बारे में करें, अल्लाह की जिंदगी ज्यादा। अच्छा जी, मुझे आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन जो मुझे समझ आया है, अली रजा मेरे ख्याल है वो यही कहना चाह रही कि आसिफ अली की तारीफ करें जी। उनकी तारीफ हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया कर रही है। वही मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि ना सिर्फ हमने की है बल्कि पूरी दुनिया। और मैं वीडियो मैसेज देख रहा था हरभजन का, वो भी बोल रहा था जो सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ बातें कर रहा था और उनके मीडिया पे बैठकर, और शुएब अख्तर को भी उसने टारगेट का निशाना बनाया अपने मीडिया पे बैठ के, और वो भी तारीफें कर रहा था। उसने भी बाकायदा तौर पे ट्वीट किया कि आसिफ अली जैसा बैट अब कोई नहीं है। बिल्कुल जी। और हमारे जो कॉलर थे वो कॉल ड्रॉप हो गई है, तो मैं एक दफा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने जिस तरह से लाजमी तौर पे आई थिंक वी आर ऑल बिग फैंस नाउ। स्पेशली एक होता है अली रजा छक्के लगाना, एक होता है विनिंग छक्के लगाना। जब मैच आपका अटका होता है और आपको टेंशन होती है कि जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है। और स्पेशली चले आप बताइए जरा, मुझे लगता है अली रजा से बेहतर आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक होता है छक्के लगाना, एक है कि मतलब अटका हुआ है, हर किसी की सांसें रुकी हुई हैं और उस मोमेंट पे आप मैच को अपनी तरफ करें। जी बिल्कुल, यही एक टाइम होता है जो अपनी तरफ अपने फैन से बढ़ाने का, अपने जो कैरियर का जो है ना वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखाने का, यही एक वक्त होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ ने ये कर दिखाया और बहुत पूरी उम्मीद थे ये 4 छक्के लगाने के लिए। उन्होंने शुएब भाई से कहा भी था कि हम ये कर लेंगे, ये ओवर निकाल लें, ये बॉल अच्छे कर रहा है और दूसरे एंड पे बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है तो हम अगले ओवर में कर लेंगे। मगर शुएब भाई तो सडनली आउट हो गए, तो आसिफ ने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया फिर ये। अच्छा, क्या मूवमेंट कैसे भी होती है जब घर से कॉल जाती है आसिफ को और आसिफ आगे से क्या कहते हैं कि जी इंशाल्लाह जी मैं क्या करने वाला हूँ आगे? हाँ जी बिल्कुल, बात तो ऐसे मैच के वाले से बात तो नहीं होती और वैसे मुबारकबाद दे देते हैं। अबू वगैरह बड़े भाई या मैं तीनों ही कह देते हैं कि क्रिकेट को ज़रा मैच के हिसाब से खेलना और ध्यान से खेलना, बस यहाँ तक होता है। क्योंकि उसको ज़्यादा हमसे ज़्यादा परेशानी उसको होती है कि मैच को कैसे विन कराना है, टीम को कैसे लेकर चलना है। तो इसलिए हम सिर्फ उसको इतना ही पैगाम देते हैं कि ज़रा अच्छे से खेलना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना। और सपोर्ट सिस्टम बड़ा जरूरी होता है अली रजा। आई थिंक आपकी फैमिली आपके साथ हो और ये जो चंद अल्फाज जिस तरह से आपने मेंशन किया, आई थिंक यही आपको बड़ा स्ट्रेंथन कर देते हैं आगे। इसमें आसिफ का मैं ये भी शामिल कर दूंगा कि कुछ देर पहले जो है उसकी बेटी की भी जो है वो डेथ हुई थी, उस वजह से भी वो परेशान थे। अब उसके बच्चे की भी पिछले दिनों तबीयत जो है खराब, लेकिन उसके बावजूद यही जज्बा होना चाहिए। पाकिस्तानी होने का यही सबसे बड़ा सबूत है कि अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, सबको पीछे छोड़कर और वो वहां पे एक किस्म की जंग जीत रहा था और एक किस्म से वो जंग लड़ रहा है कि पाकिस्तान का जो परचम है वो बुलंद रहे और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान में लेके आए। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है और आसिफ की नेचर में भी यही है कि बस कुछ करके दिखाना है। और उस दिन जिस दिन उसने 4 छक्के लगाए, उसके बाद उसने जो एक अंदाज था उसका कि गन पॉइंट के जरिए जो उसने वो अपने वो बैट को किया कि मैंने टारगेट कर दिया है, अब मैंने टारगेट कर दिया है, अब किसी और की खैर नहीं है। अरे क्या बात है, और बिल्कुल एक सिंबल बन गया है। और हर जगह पे चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर मैचेस की बात हो रही है, आईसीसी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो साथ ही आसिफ अली का नाम जो है वो लिया जा रहा है। बड़े मजेदार से मीम्स भी आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं स्पेसिफिकली उनके बारे में बात नहीं करूंगी लेकिन बहुत मजे के हैं, बहुत फनी हैं और पूरी दुनिया को हमने एक मैसेज भेजा है कि भाई पाकिस्तान जो है, हम अनप्रिडिक्टेबल हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों, हजारों मसाइल हों, हम कहीं पे भी परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। और चाहे दुनिया की बेस्ट टीमें हमारे अगेंस्ट क्यों ना, अगर एक दफा ठान ली
कि करके दिखाना है तो बस फिर करके दिखाना जी, है। बिल्कुल। और लाजमी तौर पे जिस तरह से अली रजा आपने मेंशन किया कि डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस तरह की डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन बड़ी मेहनत से आती है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू हो तो वो तो रातों की नींद उड़ जाती है। और ऐसी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन जहाँ पे अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को भुला के प्रायोरिटाइज करना पाकिस्तान को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि मैंने इंटरनेशनल स्टेज पे जाके पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करना, तो कितनी कितनी हिम्मत चाहिए होगी उसके लिए। जी बिल्कुल। जो पिछले दिनों बेटी बीमार थी, जब उसकी डेथ हुई, ये वर्ल्ड कप में थे इंग्लैंड में, तो ये फीलिंग जो है वो आसफ या हम ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो भाई साहब कि बच्ची को कभी इस्लामाबाद, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, तो मैं बस ये सोच ही सकते हैं कि मैं इतना अपसेट हूँ, तो वो तो बाप है। तो बहुत ही मुश्किल वक्त था। तो उस वक्त इसी परेशानी की वजह से आसफ से परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। बहुत तनकीदें हुई, बहुत लोगों ने बातें की। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो वक्त है अल्लाह पाक ने उसका नेमल बदल अता किया। माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही फार्म, वही शोहरत, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी आ गया। आपने तनकीद की बात की, एंड डेफिनेटली क्रिटिसिज्म जब भी आप बात करते हैं किसी अच्छी चीज़ की, तो उसके साथ हमेशा पता नहीं क्यों कोई ना कोई ड्रॉबैक या सेटबैक ज़रूर जुड़ा होता है। वैसे ही क्रिटिसिज्म बहुत सारा हुआ है, इन द पास्ट हुआ है, और अभी भी लोग मौका ढूंढने को, कोई भी मौका ढूंढ ही लेता है। लेकिन डेफिनेटली हम तो बहुत फख्र महसूस करते हैं एज फैसलाबादी, एज पाकिस्तानी, और अल्फाज जो है वो कम पड़ जाते हैं। बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है, आगे के मैचेस में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और भी चीज़ों के बारे से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। यानी तो बड़ी सादगी के साथ जो है पूरी फैमिली। बिल्कुल जी, और होना भी चाहिए। और आई थिंक सादगी जो है ना बड़ा कुछ बताती है लोगों के बारे में। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? कैसे हैं आप? जी बेटा, ये तलब आसान है, बट होली के बारे में जरा ब्रीफ करें ना। जी जी जी, दोबारा पूछें, क्या पूछ रहे हैं? आप इस बारे में करें, अल्लाह की जिंदगी ज्यादा। अच्छा जी, मुझे आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन जो मुझे समझ आया है, अली रजा मेरे ख्याल है वो यही कहना चाह रही कि आसिफ अली की तारीफ करे जी। उनकी तारीफ हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया कर रही है। वही मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि ना सिर्फ हमने की है बल्कि पूरी दुनिया। और मैं वीडियो मैसेज देख रहा था हरभजन का, वो भी बोल रहा था जो सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ बातें कर रहा था, और उनके मीडिया पे बैठकर, और शुएब अख्तर को भी उसने टारगेट का निशाना बनाया अपने मीडिया पे बैठ के, और वो भी तारीफें कर रहा था। उसने भी बाकायदा तौर पे ट्वीट किया कि आसिफ अली जैसा बैट अब कोई नहीं है। बिल्कुल जी। और हमारे जो कॉलर थे वो कॉल ड्रॉप हो गई है, तो मैं एक दफा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने जिस तरह से लाजमी तौर पे, आई थिंक वी आर ऑल बिग फैंस नाउ। स्पेशली एक होता है अली रजा छक्के लगाना, एक होता है विनिंग छक्के लगाना। जब मैच आपका अटका होता है और आपको टेंशन होती है कि जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है। और स्पेशली चले आप बताइए जरा, मुझे लगता है अली रजा से बेहतर आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक होता है छक्के लगाना, एक है कि मतलब अटका हुआ है, हर किसी की सांसें रुकी हुई हैं, और उस मोमेंट पे आप मैच को अपनी तरफ करें। जी बिल्कुल, यही एक टाइम होता है जो अपनी तरह अपने फैन से बढ़ाने का, अपने जो कैरियर का जो है ना वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखाने का, यही एक वक्त होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसफ ने ये कर दिखाया, और बहुत पूरी उम्मीद थे ये 4 छक्के लगाने के लिए। उन्होंने शुएब भाई से कहा भी था कि हम ये कर लेंगे, ये ओवर निकाल लें, ये बॉल अच्छे कर रहा है, और दूसरे एंड पे बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है, तो हम अगले ओवर में कर लेंगे। मगर शुएब भाई तो सडनली आउट हो गए, तो आसफ ने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया फिर ये। अच्छा, क्या मूवमेंट कैसे भी होती है जब घर से कॉल जाती है आसफ को, और आसफ आगे से क्या कहते हैं कि जी इंशाल्लाह जी मैं क्या करने वाला हूँ आगे? हाँ जी बिल्कुल, बात तो ऐसे मैच के वाले से बात तो नहीं होती, और वैसे मुबारकबाद दे देते हैं अबू वगैरह, बड़े भाई या मैं, तीनों ही कह देते हैं कि क्रिकेट को ज़रा मैच के हिसाब से खेलना और ध्यान से खेलना, बस ये यहाँ तक होता है। क्योंकि उसको हमसे ज़्यादा परेशानी उसको होती है कि मैच को कैसे विन कराना है, टीम को कैसे लेकर चलना है।
तो इसलिए हम सिर्फ उसको इतना ही पैगाम देते हैं कि ज़रा अच्छे से खेलना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना। और सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़रूरी होता है अली रज़ा। आई थिंक आपकी फैमिली आपके साथ हो, और ये जो चंद अल्फाज जिस तरह से आपने मेंशन किया, आई थिंक यही आपको बड़ा स्ट्रेंथन कर देते हैं आगे। इसमें आसिफ का मैं ये भी शामिल कर दूंगा कि कुछ देर पहले जो है उसकी बेटी की भी जो है वो डेथ हुई थी, उस वजह से भी वो परेशान थे। अब उसके बच्चे की भी पिछले दिनों तबीयत जो है ख़राब, लेकिन उसके बावजूद यही जज्बा होना चाहिए। पाकिस्तानी होने का यही सबसे बड़ा सबूत है कि अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, सबको पीछे छोड़कर, और वो वहाँ पे एक किस्म की जंग जीत रहा था, और एक किस्म से वो जंग लड़ रहा है कि पाकिस्तान का जो परचम है वो बुलंद रहे, और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान में लेके आए। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है, और आसिफ की नेचर में भी यही है कि बस कुछ करके दिखाना है। और उस दिन जिस दिन उसने 4 छक्के लगाए, उसके बाद उसने जो एक अंदाज था उसका कि गन पॉइंट के जरिए जो उसने वो अपने वो बैट को किया कि मैंने टारगेट कर दिया है, अब मैंने टारगेट कर दिया है, अब किसी और की खैर नहीं है। अरे क्या बात है, और बिल्कुल एक सिंबल बन गया है। और हर जगह पे, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर मैचेस की बात हो रही है, आईसीसी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो साथ ही आसिफ अली का नाम जो है वो लिया जा रहा है। बड़े मजेदार से मीम्स भी आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं स्पेसिफिकली उनके बारे में बात नहीं करूंगी लेकिन बहुत मजे के हैं, बहुत फनी हैं, और पूरी दुनिया को हमने एक मैसेज भेजा है कि भाई पाकिस्तान जो है, हम अनप्रिडिक्टेबल हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों, हजारों मसाइल हों, हम कहीं पे भी परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। और चाहे दुनिया की बेस्ट टीम है हमारे अगेंस्ट क्यों ना, अगर एक दफा ठान ली कि करके दिखाना है तो बस फिर करके दिखाना है। और लाजमी तौर पे जिस तरह से अली रज़ा आपने मेंशन किया कि डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस तरह की डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन बड़ी मेहनत से आती है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू हो तो वो तो रातों की नींद उड़ जाती है। और ऐसी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन जहाँ पे अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को भुला के प्रायोरिटाइज करना पाकिस्तान को, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि मैंने इंटरनेशनल स्टेज पे जाके पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करना, तो कितनी हिम्मत चाहिए होगी उसके लिए। जी बिल्कुल। जो पिछले दिनों में बेटी बीमार थी, जब उसकी डेथ हुई, ये वर्ल्ड कप में थे इंग्लैंड में, तो ये फीलिंग जो है वो आसिफ या हम ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो भाई साहब कि बच्ची को कभी इस्लामाबाद, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, तो मैं बस ये सोच ही सकते हैं कि मैं इतना अपसेट हूँ, तो वो तो बाप है। तो बहुत ही मुश्किल वक्त था। तो उस वक्त इसी परेशानी की वजह से आसिफ से परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। बहुत तनकीदें हुई, बहुत लोगों ने बातें की। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो वक्त है अल्लाह पाक ने उसका नेमल बदलत आ गया, माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही फार्म, वही शोहरत, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी आ गया। आपने तनकीद की बात की, एंड डेफिनेटली क्रिटिसिज्म जब भी आप बात करते हैं किसी अच्छी चीज़ की, तो उसके साथ हमेशा पता नहीं क्यों कोई ना कोई ड्रॉबैक या सेटबैक ज़रूर जुड़ा होता है। वैसे ही क्रिटिसिज्म बहुत सारा हुआ है, इन द पास्ट हुआ है, और अभी भी लोग मौका ढूंढने को, कोई भी मौका ढूंढ ही लेता है, लेकिन डेफिनेटली हम तो बहुत फख्र महसूस करते हैं एज फैसलाबादी, एज पाकिस्तानी, और अल्फाज जो है वो कम पड़ जाते हैं। बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है, आगे के मैचेस में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और भी चीज़ों के बारे से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले अली रज़ा एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग जो है कहानी सुनाने लगे थे, लेकिन मैंने उनको नहीं सुनाने दी थी। चले अली रज़ा अब सुनाए। जैसे ही मैच खत्म हुआ और लाला गाड़ी में बैठ के जाने लगे, तो किसी ने सवाल किया, लाला आसिफ आज कैसा खेला? उसने कहा जी आसिफ ने आज कमाल कर दिया। फिर लास्ट पे जाते हुए उनसे सवाल किया कि लाला क्या शाहिद अफरीदी जैसा खेला? उसने कहा नहीं, शाहिद अफरीदी जैसा नहीं, शाहिद अफरीदी से भी अच्छा खेला। अरे क्या! अब जो है वो लाला की जो जगह है वो कमी, जो एक लाला का नाम था कि जब वो आते थे उसी जगह पे आते हैं जिस जगह पे अब आसिफ आता है, उसी जगह पे लाला आते थे और छक्के लगा दिए, लगा के मैच विन किया और वापस आ गए। आज वही जगह जो है वो जिम्मेदारी जो है वो आसिफ ने संभाल ली है, और उम्मीद करते हैं आइंदा भी जो मैचेस होंगे इसके बाद वर्ल्ड कप तो इंशाल्लाह हमारा होगा, हमारी जीत होगी और वर्ल्ड कप हम लेके आएंगे, और इसी जगह पे इंशाल्लाह आसिफ भाई आएंगे और जो लोगों से बात भी करेंगे उनको जो है मुबारकबाद भी देंगे।
तो आसिफ जो वर्ल्ड कप जीत के तो हम आएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है वो एक पोजीशन जो जगह बनाई है, जो मजबूत जगह बनाई, वो आसिफ ने लाला की ली है और इंशाल्लाह इस जगह को इसी तरीके से वो कायम रखेंगे। और जिस तरीके से इंडिया के बॉलर हरभजन जो बातें करता था, और टेस्ट में 4 छक्के खाए थे उन्होंने। टेस्ट में बड़ा मुश्किल होता है कि टेस्ट में प्लेयर का होता है कि हमने स्टे करके खेलना है, लेकिन लाला ने 4 छक्के मारे थे हरभजन को। तो वही जो रवायत है कि टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, T10 हो, इसी तरीके से छक्के लगेंगे। आसिफ के बल्ले से कोई भी नहीं बचेगा। और गुज़िश्ता कल रात की एक वीडियो भी वायरल हुई है आसिफ की, इसमें बात भी थी कि आसिफ से पूछा, आसिफ आप बल्ला बनाते कहाँ से हैं, ये जो आपके पास बैट है ये कहाँ से बनवाते हैं आप? तो उसने कहा कि मैंने नहीं, मतलब फिर कहा कि नहीं बस इधर से लेता हूँ। कहता नहीं आप मुझे बता दें आप कहाँ से लेते हैं। तो आसिफ कह रहा था मैं खुद बनाना, मैं किसी को नहीं बनवाना है। अरे क्या बात, मतलब उसमें अपने बाजुओं में जान होनी चाहिए। बैट तो जारी बात है कहीं से भी अच्छे भी मिल जाते हैं, वही खा खा के जो कलाइयों का जो सिलसिला बताया कि। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। जी बताएं, क्या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी कहना चाहते हैं जी जी बोले। सर ये जो है ना, सबसे पहले तो रमीज राजे का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं था। अच्छा जी जी, जिसने टीम को संभाला है इस मौके से कि टीम अच्छा कम्बैक करेगी भाई। ये अगर रमीज राजा न संभली जाए तो आसिफ अली भी ना आंदा। बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छी बात जी। मिसबा को पीछे भेजाने तो रमीज राजा खुल के जो क्रिकेट को संभाले ना, पैगाम नहीं था क्रिकेट को कि तुम जो है ना खुल के खेलो। न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कोई परेशानी था। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अगर आपके भी कोई सवाल है, कंसर्न है या बस आप कहना चाहते हैं कुछ, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, कॉल करें और हमारे शो का इस सेगमेंट का हिस्सा बने। मोहब्बत चेक अली रज़ा, मुझे पता चल रहा था आप कुछ कहना चाह रहे थे जब मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों की मोहब्बत कितनी ज्यादा है, कितना कि उनकी फीलिंग्स ये है कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और यही प्राउड होता है कि फैसलाबाद से एक जवान गया है और शहीन वहां पे जाके जो है वो सबकी वो जो सिक्योरिटी भी जो है टाइट कर रहा है, किसी के मामलात को भी देख रहा है, उनके मामलात ठीक भी कर रहा है। तो यही एक होने चाहिए जज्बात और यही फीलिंग्स होनी चाहिए कि अपने घर बार छोड़कर, अपनी सारी फैमिली को छोड़कर और मुश्किल हालात में जो है वो जाकर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो मैच विन करवा। बिल्कुल जी, और ये बहुत बड़ी बात है और हम डेफिनेटली फख्र महसूस करते हैं। और स्पेशली जो प्यार है, जो मोहब्बत हर फैसलाबादी के दिल में है, हर पाकिस्तानी के दिल में है इस लम्हे में। और स्पेशली जिस तरह से मैं पहले भी बात करी थी कि बहुत सारे लोग जो पहले कहते थे जी कि जी ये नहीं सही किया, वो चीज़ नहीं सही की, स्पेशली जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया, तो उन लोगों का अब तो यही रद्द में वो यही कहना चाहते हैं जी कि नहीं हमें तो पता था, हमें पता था, हमने तो कहा था। और जैसे फैसलाबादी जुबान में कहते हैं ना, सानू तो पता सी। लेकिन खैर इस बारे में भी बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। जी बताएं जी, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना? फैसलाबाद जी बिल्कुल। बॉलर बैट्समैन है वो, तो मेरे दोस्त ने ना मुबारक दिया मैंने। अरे अच्छा, शहरी को मुबारकें आ रही है। बिल्कुल जी, क्या बात है, और मुबारकें आना बनती भी हैं। फैसलाबाद कितना लैके आ रहे हैं, मुझे लब के। ये तो वैसे इनसे पूछना पड़ेगा, ये कहाँ से ढूंढ के लाए। मैंने फोन किया, मेरे भतीजे उसे। अच्छा जी, क्या बात है, कितना लिया था तुम इधर फलाद लब के? बिल्कुल जी, उनके भाई हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में और आपकी बात मुकम्मल तौर पे सुन रहे हैं। और मेरे ख्याल है हमसे बेहतर वो बता सकेंगे कि ये फौलाद उनकी जबान में फौलाद कहाँ से ढूंढा आपने? जी फौलाद तो सिर्फ फैसलाबाद का ही है, तो ये तो उसकी शौक और मेहनत का जो सिला है। मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत की है उसने, दिन रात। जो वर्ल्ड कप से पहले जाने के लिए थे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग भी प्रैक्टिस 3-4 घंटे करते थे और शाम को भी 2-3 घंटे। तो जब प्रैक्टिस में जाते थे 3-4 शर्टें अपनी साथ लेके जाते थे। अच्छा, इतना वो क्योंकि स्वेट आउट कर रहे हो? वो पसीना आ गया, चेंज कर ली, 3-4 शर्टें, ये ऐसी रूटीन में था। तो ये सारा मेहनत का ही सिला है। तो और बाकी उसका जो शौक था क्रिकेट का
वो इस मकान तक पहुंचा दिया उसको आसिफ अकबर ने। बिल्कुल जी, और पैशन बड़ा जरूरी होता है। पैशन हो किसी चीज का तभी तो आगे जा सकते हैं, और मेहनत बड़ी जरूरी है। कोई भी स्टार रातों रात नहीं बनता है, टैलेंट हो लेकिन मेहनत करके ही उस मुकाम पे पहुंचते। तो जी आपके सवाल के जवाब में ये फौलाद मेहनत और पैशन का एक कॉम्बिनेशन है जो कि फैसलाबाद शहर से निकले हैं और पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक शुक्र। जी बताएं जी, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं आसिफ भाई से पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अपना फैसलाबाद के हमारे आसिफ साहब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि यकीन माने कि उस दिन से इतना दिल खुश है कि हमारे तो इधर पास ही रहते इलामा इकबाल को, ये समनाबाद के, तो यकीन माने के फखर से, ये तो भाई है, हम फखर से फिर रहे हैं कि यार हमारे रोशन कर दिया। तो बड़ी हमारे फैसलाबाद की हमने तो क्रिकेट देखना ही छोड़ दी थी कि जब से ये आए हैं ना, इसने आकर क्रिकेट में जान डाल दी। बाकी उनकी टीम अच्छी है लेकिन इसमें ज्यादा प्राउड होता है कि ये हमारा फैसलाबाद का, यानी कि माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको और तरक्की दे और ज्यादा ये नाम रोशन करे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और इतने खूबसूरत अल्फाज में अपने इमोशंस को बयान करने का। जो आपके इमोशंस है वही मेरे ख्याल है हर फैसलाबादी के इस टाइम इमोशंस है। कहाँ लाहौरी हमें चढ़ाया करते थे या इस्लामाबादी हमें चढ़ाते थे, भाई हमारे ठीक है ना, फैसलाबाद किसी से कम नहीं है और फैसलाबादी भी किसी से कम नहीं है। और लाजमी तौर पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि फखर से सर ऊंचा करके फैसलाबादी जो है वो फेरे हैं और क्रिकेट में रिवाइव हो गया इंटरेस्ट। और वही बात सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किशन दास जो कि फैसलाबादी आया है। यही मीम की मैं बात कर रही थी, जो मैं कह रही थी मैं बयान नहीं करूंगी कि दास जो फैसलाबादी आया सी। मतलब बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आसिफ ने कम बैक किया और बड़े अच्छे तरीके से वो खेलें। और जाहिर बात है, फखर की बात है हमारे लिए कि एक फैसलाबाद से वो प्लेयर जो इतनी मेहनत करके जो है वो वहां तक पहुंचा और अब जो है वो पूरी दुनिया में उसका नाम है। और जी जी, और बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल प्लेयर जो इंग्लिश और दूसरे जो ममालिक के हैं वो भी बाकायदा तौर पर ट्वीट कर रहे हैं आसिफ के नाम पे। और लास्ट टाइम मैंने वो बड़ा फेमस अली जफर हैं, उन्होंने एक ऑडियो अपनी छोड़ी जब अफगानिस्तान के साथ मैच था। उन्होंने कहा था कि इस कॉन्फिडेंस की इंतहा आप चेक करें कि लास्ट बॉल पर सिंगल ले रहा है शादाब और उसको कह रहा है कि रहने दो यार, मैं कर लूंगा, 1 ओवर में 4 छक्के मैं मार लूंगा, आप रहने दो। मतलब वो उसको रोक रहा है, बड़ी इजीली सिंगल हो रही थी, उसने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी। अब उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था और उसने वही किया, अगले ओवर में 4 छक्के मार दी। क्या बात है। और यही कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तानी टीम को इस दफा जो है डेफिनेटली वो आगे लेता जा रहा है। और क्योंकि मैं लाजमी तौर पे चाहूंगी कि जो सफर था इंटरनेशनल क्रिकेट का, अगर उस हवाले से ब्रीफली आप बताएं कि कहाँ वो मोमेंट्स भी रहे होंगे जहाँ पे होगा कि शायद नहीं, तो मैं चाहती हूँ उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, आसिफ की क्रिकेट कैरियर में बहुत से ऐसे लम्हात भी आए। अच्छा, बहुत से ऑफ कोर्स जी, ऐसे लम्हात भी आए कि वो दिल छोड़ दिया था इसने कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो मतलब कायदे ट्रॉफी में शायद बता रहा था खुद ही आसिफ मुझे कि 2-3 साल जाता रहे मगर इसको बारी नहीं दी उन्होंने। टीम के साथ रहा है मगर मैच कोई नहीं दिया। तो एक बार क्लब में भी ऐसा हुआ था, तो क्लब में भी मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच नहीं दिया। तो ये मैच के बाद ना ये क्लब नहीं गया, तो वो क्लब वाले थे जो शहबाज भुट्टो साहब थे, वो घर आए, आसिफ को समझाया कि ये ऐसे हो जाता है, कभी कभार मैच मिल गया कभी नहीं मिला, तो तुम दिल छोटा ना करो, तुम्हें मैच मिलेंगे। तो इसने बता दिया कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो उन्होंने फिर आके समझाया, बड़े भाई ने, रमज़ान भाई ने समझाया, फिर शुरू कर दिया। तो तब फिर मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जो फैसलाबाद बुल्स की तरफ से जब डेब्यू में 100 किया था, तब भी इसको 2-3 जो सीज़न थे साथ ही रखा है, मैच कोई नहीं दिया। तो जब इन्होंने एक मैच मिला है मुल्तान के खिलाफ इधर अकबार स्टेडियम में फैसलाबाद, तो पहले ही मैच में डेब्यू में 100 कर दिया। तो ये पहली सीढ़ी थी। बिल्कुल जी। और इस पहली सीढ़ी के बाद जो सीढ़ियां उन्होंने चढ़ी हैं वो तो हमने, मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान ने देखी है एक साथ, और कहीं पे कुछ फॉल्स भी थी और कहीं पे राइजेस भी थे। अल्लाह ताला ऐसे ही उनकी जो जर्नी है आगे, उनमें कामयाबियां और आसानियां
जो हैं वो लाते रहें और पाकिस्तान का और फैसलाबाद का नाम रोशन करते रहे और हम ऐसी फखर से जो है, जैसे हमारे कॉलर ने कहा, फखर से जो है वो घूमते रहे। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें इस सेगमेंट के अंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज का ये सेगमेंट। तो जी एक दफा फिर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, तो मुझे इजाजत दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफा। अल्लाह हाफिज।